हेलो एवरीवन, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करने वाली जो आदिम जनजाति बद्दू है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। बद्दू जो जनजाति है ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करने वाली एक जनजाति है। बद्दू शब्द का जो अर्थ है वो होता है भ्रमणशील या खानाबदोश, नोमैडिक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते हैं। यह जो आदिवासी जनजाति है वो चलवासी जीवन यापन करती है। अब यदि हम इसकी मतलब घुमक्कड़ जीवन जो है वो यापन करती है। निवास क्षेत्र देखें, यह जनजाति जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तर में जो हमादा और नेफद का जो मरुस्थलीय भाग है उसमें निवास करती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो अरब प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित जो हमद और नेफदा का जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें निवास करती है। हमद जो क्षेत्र है वो मुख्यतः चट्टानी मरुस्थल होता है और नेफद जो है वो एक रेतीला मरुस्थल होता है। इन मरुस्थलीय भागों में जहाँ स्थायी वनस्पति और जल की जो उपलब्धता पाई जाती है वहीं पर जो है ये बद्दू लोग जो है वो निवास करने लगते हैं, ये अपना निवास स्थान बना लेते हैं। वनस्पति एवं जल की उपलब्धता के आधार पर ये जो जनजाति है ये इन मरुस्थलीय भागों में भ्रमणशील जीवन यापन करती है। जहाँ भी वनस्पति व जल की उपलब्धता होती है वहां पर ये अपना निवास स्थान बना लेती है। कुछ समय वहां निवास करती है, उसके पश्चात अन्य स्थान पर ये गमन कर जाती है। जलवायु देखें इस क्षेत्र की। बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप के उत्तर में उष्ण मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। तो उष्ण मरुस्थल ग्रीष्म काल जून से सितंबर में यह भाग बहुत ज्यादा गर्म रहता है। दिन का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। दिन में तेज धूप व तेज हवाओं के कारण जो है वो धूल भरी आंधियां चलती है। इस ऋतु में जो है ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है। ग्रीष्म काल में वनस्पति सूखकर जो है जहाँ जो भी वनस्पति पाई जाती है वो नष्ट हो जाती है। शीतकाल का जो समय है वो दिसंबर से जनवरी के बीच वाला समय शीतकाल का रहता है। इसमें ये मरुस्थलीय भाग ठंडा रहता है। कभी कभी जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आसमान खुला रहता है, वनस्पति का अभाव होता है, इसलिए यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। कि गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम भी हो जाता है। क्योंकि जो अल्बिडो है वो रेत का वो जो है वो ज्यादा होता है। रात में पाला पड़ता है, कभी कभी हिमपात भी हो जाता है शीतकाल के अंदर। शीतकाल में इस भाग के पश्चिम से आने वाले जो विक्षोभ हैं जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है उनसे हल्की बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति व घास उग आती है। तो इस तरीके से जो अरब प्रायद्वीप का जो उत्तरी उष्ण मरुस्थलीय भाग है वहाँ की जो जलवायु दशाएं होती हैं, ग्रीष्म काल में टेम्परेचर जो 40 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है और शीतकाल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। इस तरीके से यहाँ का वार्षिक और दैनिक तापांतर वो जो है वो रेतीली मिट्टी व खुले आसमान के कारण वो दोनों ही ज्यादा होते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र यदि आप देख मानचित्र में जो है ये दिखाई दे रहा है, ये जो है वो बद्दू जनजाति का जो है वो निवास क्षेत्र है। अब देखें हम इसका नेक्स्ट शारीरिक विशेषताएं इनकी। बद्दू लोग आर्मेनाइड या कॉकेसाइड जो प्रजाति है उन दोनों का मिश्रित रूप है। आर्मेनाइड तथा कॉकेसाइड इन दोनों जनजातियों का जो मिश्रित जो प्रजाति है इसका शारीरिक कद लंबा होता है, चेहरा लंबा और छोटा होता है। इनकी जो आंखें और बाल जो है दोनों काले होते हैं। चमड़ी का जो रंग है वो पीलापन लिए हुए होता है। नेक्स्ट इनका जो व्यवसाय या अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो मुख्य व्यवसाय जो है इनका चलवासी पशुपालन है। मुख्य रूप से जो है ये लोग पशुपालन का काम करते हैं, वो भी चलवासी पशुपालन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ गमन करते रहते हैं। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है।
इस पशुपालक जनजाति को सामूहिक रूप से अनाजा कहा जाता है। इनके जो मुख्य पालतू पशु हैं, ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर, ये इन पशुओं को पालते हैं। इनमें ऊंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऊंट का पालन इनकी जो प्रतिष्ठा का जो है, प्रेस्टीज का जो है वो प्रतीक माना जाता है। बद्दू लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऊंट पर ही आधारित है। ऊंट पालने वाले बद्दू रुवाला कहलाते हैं। जो समूह बद्दू जनजाति का ऊंट पालता है उसे रुवाला कहते हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वो ऊंचा होता है। ऊंट जो है ये भी कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जो है वो ऊंट जो है मुख्य रूप से जो है ये पशु इनके द्वारा पाला जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अनुकूलन यही पशु कर पाता है। क्योंकि ऊंट की विशेषता है कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि ऊंट अपना जो कुबड़ है उस कुबड़ में चर्बी का सुरक्षित भंडार रख लेता है। एक बार में ये 15 से 20 गैलन पानी पी लेता है और उसका जो है जो संचित पानी है उसका 10 से 20 दिन तक जो है ये उस पानी का उपयोग कर पाता है। ऊंट अपनी इस विशिष्टता के कारण ही रेगिस्तानी जो जलवायु है उसके साथ अनुकूलन कर पाता है। भेड़ बकरी जो पालते हैं वो बद्दों का जो जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का होता है। इन पशुओं से प्राप्त जो दूध है, ऊन है, मांस, चमड़ा, वो इनके जीवन का आधार होती है, या इन्हीं के द्वारा ये अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बद्दू लोग मौसम के अनुसार जल और चारे की खोज में अपने परिवार और पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। ये लोग कृषि में रुचि नहीं लेते हैं। बद्दू लोग मरु जो उद्यान होते हैं, जो डेजर्ट ओएसिस होते हैं, उनके निकट खजूर, जौ, मक्का, खरबूजे, सब्जियां थोड़ी मात्रा में उगा देते हैं। मरु उद्यान होता है कि ये मरुस्थलीय जो भाग है उसमें ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई जलाशय स्थित हो या जहाँ का वाटर लेवल जो है ऊंचा होता है, वो उस क्षेत्र को, इस कारण वहाँ पे जो है हरियाली रहती है, कुछ वृक्ष या घास उगाती है, तो उन क्षेत्रों को ओएसिस या मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो मरु ओएसिस के निकट खजूर, जौ, मक्का, खरबूज थोड़ी मात्रा में ये लोग उगा लेते हैं। वैसे खेती में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ये लोग सीमांत कृषि प्रदेशों से व्यापार भी करते हैं। पशु एवं पशु उत्पादों को बेचकर ये जौ, आटा, वस्त्र जो है खजूर आदि वस्तुएं खरीदते हैं। प्रवास, ये लोग जो है वो मौसमी प्रवास करते हैं। बद्दू घुमक्कड़ चलवासी तो समुदाय है ही। ये अपने परिवार व पशुओं के साथ जलाशय व चारे की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। मौसम के अनुसार इनका प्रवास होता है। ग्रीष्म काल में बद्दू जो है हमद के उत्तर पश्चिम भाग में रहते हैं, जहाँ चारागाह एवं जल के स्रोत उपलब्ध होते हैं। शीतकाल में बद्दू आदिवासी दक्षिण की तरफ नफद का जो रेतीला मरुस्थल है उसमें निवास करते हैं, क्योंकि इस भाग में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है उससे जलाशय एवं चारागाह जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से बद्दू जनजाति जो है वो शीतकाल और ग्रीष्म काल के अंदर जो है वो मौसमी प्रवास करती है। भोजन देखें, इनका जो ऊँटनी का दूध बद्दू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है या मुख्य भोज्य पदार्थ है। दूध को पीने के अलावा इससे ये दही, पनीर, मक्खन आदि पदार्थ भी बनाते हैं। जो वह मक्का की रोटी, भेड़ बकरियों का दूध व मांस भी भोजन में शामिल होता है। बद्दू कॉफी के प्रेमी होते हैं। अतिथि सत्कार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वस्त्र देखें, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ये जनजाति निवास करती है। तो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु के कारण बद्दू जो लोग हैं वो ढीले ढाले सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं ताकि गर्मी ना लगे। इनके वस्त्र परिवर्तनशील मरुस्थलीय जो मौसम के अनुकूल होते हैं, क्योंकि गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में अलग होते हैं। इन्हें तेज धूप, ठंड, धूल भरी आंधियों से बचाते हैं। सूती कुर्ता और पजामा, जिसे चोगा कहते हैं, वो ये पहनते हैं। भेड़ के चमड़े से निर्मित जैकेट ये लोग पहनते हैं। धूप से बचने के लिए हमेशा सिर पर टोपी पहनते हैं। आवास, घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण इन लोगों का कोई स्थायी आवास नहीं होता है। ये लोग जिस स्थान पर ठहरते हैं वहाँ खाल व कपड़े से जो निर्मित तंबू है उनका पड़ाव डालते हैं या तंबू में निवास करते हैं। तंबू भी इनके अस्थायी आवास होते हैं, जिन्हें ये आवश्यकता अनुसार गाड़ते और उखाड़ते रहते हैं।
ग्रीष्म काल में इनका पड़ाव जो है वो जल भराव के कारण लंबी अवधि के लिए होता है। जल भराव जो भी क्षेत्र है वहां पे जलाशय जो स्थित होता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में जल का अभाव पाया जाता है, जबकि शीतकाल में जल की उपलब्धता व चारागाह के कारण ये जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर जाते हैं। बद्दू जनजाति का जो मुखिया है वो सेक कहलाता है। मुखिया के चारों ओर अन्य लोग तंबू लगाते हैं, बीच में मुखिया का तंबू होता है। सामान्य एक समूह में 50 से 100 लोग शामिल होते हैं। अब इनका सामाजिक संगठन एवं आचरण देखिए। बद्दू इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बद्दू का सामूहिक जो नाम अनाजा या अनेजिया कहलाता है, समूह सॉरी। इनके अनेक उपवर्ग है जिनमें सबसे रुवाला सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उपवर्ग की पहचान उनके वस्त्र, टोपी व पगड़ी के रंग तथा उसकी बनावट, काठी व थैली की सजावट के आधार पर किया जाता है। इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज है। समाज का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। एक रक्त समूह से संबंधित लोगों को समूला कहा जाता है। समान रक्त समूह वाले लोगों को समूला कहा जाता है, जो एक समूह में निवास करते हैं, समान गोत्र के लोग, अपने यहाँ जिसे अपन गोत्र कहते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष समूह का मुखिया कहलाता है, जिसे सेख कहते हैं। इनमें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। इनमें दास प्रथा का भी प्रचलन है। बद्दू स्वभाव से ईमानदार होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये योद्धा होते हैं और आतिथ्य सत्कार में विश्वास करते हैं। बद्दू पशुपालन के साथ साथ वीर, युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध प्रिय होते हैं। इनके अलग अलग समूह में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रु से बदला लेने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब इनकी जो शत्रुता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मरुस्थलीय भाग में भरण पोषण की कमी, कठोर परिश्रम, विषम वातावरणीय दशाओं ने बद्दू को कुशल घुड़सवार एवं ऊंट सवार बना दिया है। शारीरिक रूप से सशक्त साहसिक सैनिक होते हैं और उत्कृष्ट विजेता होते हैं। बद्दू लोग शरणागत, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी के कारण ये लोग एक कुशल जो है घुड़सवार या ऊंट सवार या योद्धा बन पाते हैं। बद्दू लोग शरणागत की रक्षा करते हैं, अतिथियों एवं यात्रियों का स्वागत करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरणागत पर आक्रमण करना या उन्हें लूटना इनमें गंभीर अपराध माना जाता है। बाहरी जगत से संपर्क के कारण बद्दुओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। आधुनिक जो है समाज के साथ संपर्क आने पर इनकी जो है जीवन शैली में परिवर्तन आया है। खान पान, वस्त्र, इन सब में जो है वो परिवर्तन आया है। वर्तमान में कुछ सदस्य कृषि व नौकरी भी करने लगे हैं। धन्यवाद।